लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन तुम मेरे बेटे हो। ईशानी, आज विशाल ने ऑफिस से छुट्टी ले ली है ना? कामिनी जीजी आने वाली हैं, कहीं भूल तो नहीं गया वो? ईशानी को जल्दी जल्दी नाश्ता बनाते हुए देखकर उसकी सास सावित्री जी ने पूछा। हाँ मम्मी, छुट्टी तो ले ली है, लेकिन उन्हें ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए 2-3 घंटे के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही आ जाएंगे और आते हुए बुआ जी को भी स्टेशन से लेते आएंगे। ईशानी ने सावित्री जी की बातों का जवाब देते हुए कहा। चलो फिर तो ठीक है, लेकिन बेटा तुम्हें पता है ना कि जीजी का स्वभाव थोड़ा सा अलग है। वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं, तो उनकी बातों का बुरा मत मानना। हो सकता है तुम्हें भी कुछ गलत बोल दें जो तुमने सोचा भी ना हो, इसलिए उनकी बातों को दिल से मत लगाना। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? अगर वो कुछ गलत बोल भी दें तो थोड़ा संभाल लेना। देख बेटा, तू तो जानती है कि मैंने विशाल को जन्म तो नहीं दिया, लेकिन पाल पोस कर बड़ा किया है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो मेरा बेटा है और तू मेरी बहू। मम्मी मम्मी रुकिए, आप इतना क्यों सोच रही हैं? इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? मुझे विशाल ने सब कुछ बता दिया है बुआ जी के बारे में। आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से सब संभाल लूँगी। और रही बात विशाल को जन्म देने की, तो शायद इससे बड़ी बदकिस्मती हम दोनों के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि अगर विशाल की असली माँ भी होती तो वो भी उनसे इतना प्यार नहीं कर पाती जितना प्यार आप उनसे करती हैं। लोग तो अपनी बहू को बहू तक नहीं मानते, लेकिन आपने मुझे अपनी बेटी बनाकर रखा है। विशाल आपका बेटा है और आपका बेटा ही रहेगा। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, किसी के बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? रही बात बुआ जी की, तो आने दीजिए उन्हें, उन्हें भी देख लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। सावित्री जी की भीगी आंखें पोंछते हुए ईशानी ने कहा। दोपहर के लगभग 2 बज चुके थे। कामिनी जी भी आ चुकी थी। उन्होंने हाथ मुंह धोकर सबके साथ बैठकर खाना खाया और सबने बैठकर थोड़ी बातचीत की। उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए, क्योंकि शाम को कामिनी जी को हॉस्पिटल जाना था। उनका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था और विशाल उन्हें हॉस्पिटल लेके जाने वाला था। शाम को कामिनी जी तैयार हो गई और विशाल उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ पर कुछ टेस्ट करवाए, दवाइयाँ ली और आगे के इलाज के बारे में सारा प्रोसेस पता किया। सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया था। पूरे दिन काम करने के बाद सब लोग थक चुके थे, इसलिए सावित्री जी ने ईशानी से कहा कि आज जल्दी बिस्तर लगा दो ताकि सब लोग आराम कर सकें। लेकिन थकावट के बावजूद भी कामिनी जी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सावित्री जी के कमरे में चली गई। सावित्री भाभी, मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। कामिनी जीजी अचानक से सावित्री जी के कमरे में आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जब उन्होंने ऐसा बोला तो सावित्री जी अचानक से हैरान हो गई और अपनी जगह से उठ गई। लेकिन आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हैं जीजी? सावित्री जी ने कामिनी जी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। भाभी, तुम जानती हो, लेकिन शायद भूल गई हो। भूल तो मैं भी गई थी, लेकिन आज अचानक से सब कुछ फिर से याद आ गया, क्योंकि आज जब मैंने तुम्हारे लायक बेटे और अपने 3-3 नालायक बेटों की बराबरी करके देखा, तब मुझे समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। खून चाहे अपना हो या पराया, अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो वो नालायक ही बनेंगे। और तुमने विशाल को जो संस्कार दिए हैं वो तो साफ दिख रहे हैं। आज अगर विशाल इतना अच्छा इंसान है तो उसकी वजह सिर्फ आप हैं, क्योंकि आपने उसकी परवरिश इतने अच्छे से की है, उसे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि आज वो इस लायक बन पाया है। जी जी, जो हो गया सो हो गया। मैं तो ये सब बातें कब की भूल चुकी हूँ। रही बात परवरिश की, तो मैंने 12 साल तक बांझ होने का दर्द सहा है, और जब मुझे विशाल अपने बेटे के रूप में मिला तो मैंने अपनी सारी ममता उस पर लुटा दी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कभी नहीं भूली कि जितना ज़रूरी एक बच्चे के लिए प्यार है, उतने ही ज़रूरी संस्कार भी हैं। जानती हैं, जब विशाल कोई गलती करता था तो मैं उसे बहुत डांटती थी, और फिर जब वो रोता था तो उसे गले लगाकर चुप भी करवाती थी, और उसके साथ साथ उसे समझाती भी थी कि उसने कब, कहाँ और कौन सी गलती की है, और जो गलती उसने की है उसका क्या अंजाम हो सकता था, ताकि वो गलती वो दोबारा ना करे और सही और गलत के बीच का फ़र्क अच्छे से समझ सके। ऐसा करने से उसे भी अच्छे से समझ में आने लगा कि क्या सही है और क्या गलत। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, बच्चों को सही और गलत के बीच का फ़र्क बताना बहुत ज़रूरी है।
तभी उन्हें सही संस्कार दे पाएंगे। लेकिन मैं तो हमेशा इसी घमंड में ही रह गई कि मेरे 3 बेटे हैं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं तीनों में से किसी को भी सही संस्कार और सही परवरिश नहीं दे पाऊंगी। और आज मेरे 3 बेटे इतने बड़े हो गए कि उन्हें अपनी माँ की ही ज़रूरत नहीं है। जानती हो, जब डॉक्टर ने मुझे इलाज करवाने के लिए कहा तो मेरे 3 बेटों ने हाथ खड़े कर दिए और कोई भी मेरा इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब यही बात विशाल को पता चली तो उसने खुद मुझे यहाँ आने को कहा और बोला कि मेरी काफ़ी जान पहचान है, मैं आपका इलाज करवा दूँगा। और मैं थी जिसने उस बच्चे को क्या कुछ नहीं बोला। जो बच्चा हीरा था, मैं उसे गंदा खून कह रही थी। मुझे माफ़ कर दो भाभी। जब आपने विशाल को गोद लिया था तब सबसे पहले मैं ही आपके खिलाफ़ खड़ी हुई थी और मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया था। जी, एक बात बोलूं, चाहे मैं कितना भी बोलूं कि मैं सब बातें भूल गई, लेकिन जो शब्द आपने उस दिन बोले थे वो मैं चाह कर भी नहीं भूल सकती। मुझे आज भी याद है, जब मैंने विशाल को गोद लिया था तो आपने मुझे क्या कुछ नहीं सुनाया कि गोद लेना था तो अपने परिवार का बच्चा लेती, ये ना जाने किसका गंदा खून है और कौन सा सुख दे देगा तुझे। खैर, कम से कम बांझ होने का धब्बा हट जाएगा। जवाब तो मैं उसी दिन देना चाहती थी, लेकिन मेरे संस्कार इसकी इजाज़त नहीं देते थे मुझे। लेकिन मैंने उसी वक्त ये तय कर लिया था और ख़ुद से वादा किया था कि खून चाहे किसी का भी हो, लेकिन अब ये मेरा बेटा है और मैं इसे अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार दूंगी और अच्छी शिक्षा दूंगी ताकि ये एक अच्छा इंसान बन पाए और मैं भी शान से कह पाऊँ कि ये मेरा बेटा है। और सच कहूँ तो जो मैंने खुद से वादा किया था वो मैंने आज पूरा किया और मेरा साथ मेरे इसी बेटे ने दिया, क्योंकि मैंने इसे जो शिक्षा दी, जो संस्कार दिए, जैसी परवरिश दी, इसने सब कुछ वैसे ही अपनाया और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाया। बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। इसी वजह से तो आज मुझ जैसी बेअकल को भी ये समझ में आ गया कि खून चाहे किसी का भी हो, बच्चा गीली मिट्टी के जैसा होता है। उसे जैसे संस्कार, परवरिश और शिक्षा मिलेगी वो वैसा ही आकार ले लेगा। और तुमने ये साबित भी कर दिया, विशाल को एक अच्छा इंसान बनाकर दिखाया। मेरे 3 बेटे तो मेरे अपने हैं, मेरा ही खून है, लेकिन मैं फिर भी उन्हें लायक नहीं बना पाई। आज तुमने अपने बेटे को इतनी अच्छी परवरिश देकर उसे एक लायक इंसान बनाया, यही तुम्हारी जीत है। और मेरे 3 बेटे होने के बावजूद भी किसी को मेरी परवाह नहीं। इससे बड़ी हार किसी माँ के लिए और क्या हो सकती है। जी, जो हो गया सो हो गया, हम उसे बदल तो नहीं सकते। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि विशाल ने खुद आगे आकर आपकी ज़िम्मेदारी ली है और ये बोला है कि वो आपका इलाज करवाएगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अगर उसने आपकी ज़िम्मेदारी ली है तो वो पूरी तरह से निभाएगा। हाँ, मैं जानती हूँ भाभी, लेकिन मैं आज अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो किसी दूसरे के दिल को छलनी कर सकते हैं। लेकिन उस समय हम भूल जाते हैं कि समय से ताकतवर कोई नहीं है, वो लौटकर हमारे पास ज़रूर आएगा। जिस बच्चे को मैंने गंदा खून कहा था, आज वही मेरा इलाज करवा रहा है, मुझे इतना मान सम्मान दे रहा है। मुझ जैसी औरत के मुंह पर इससे बड़ा तमाचा और क्या हो सकता है। मैं एक बार फिर से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ भाभी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। इतना बोलकर कामिनी जी ने अपने हाथ जोड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगी। तब भी सावित्री जी ने उन्हें गले लगा लिया और कहा कि आपको अपनी गलती का एहसास है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे छोटी हूँ, आप मुझसे बार बार माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपको अपने किए पर पछतावा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना आगे भी इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।